गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग देखते हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है बायोम, है ना। हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में अभी हमारी दो क्लासें हुई हैं। जो हमारा पहला था वो था पर्यावरण, और साथ में उसी दिन जो है सिलेबस के बारे में भी आपको बताया गया था। और उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास हुई है वो थी जैवमंडल के बारे में, है ना। और उसी क्रम में आज की जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है जिसका नाम है जीओम या फिर बायोम कह सकते हैं आप इसको। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज की इस क्लास में हमको पढ़ना क्या-क्या है ना? चलिए, तो जो सबसे पहला प पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि आखिर बायोम होता क्या है? इसका परिचय, ठीक? और उस परिचय के बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि जो हमारा बायोम है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, ठीक? तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा जीवोम के सामान्य लक्षण, ठीक? और नेक्स्ट हमारा रहेगा जीवों के प्रकार। और जीवों के प्रकार के बारे में देखिए हमने यहाँ पर एक सारणी इस्तेमाल में ली है। तो यहाँ से आपको जो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा विश्व के प्रमुख बायोम। और इसमें जो है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है? जैसे आपका टुंड्रा हो गया, टैगा हो गया, तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट्स हैं उसको हमने यहाँ पे एक सारणी के माध्यम से कंपाइल कर दिया है, ठीक है? तो आइए जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके परिचय के बारे में, है ना? कि आखिर बायोम होता क्या है, ठीक? चलिए। तो देखिए इसमें जो जो सबसे पहली बात लिखी है वो यही लिखी है कि बायोम जो है वो पौधों तथा प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक? या फिर अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं, ठीक है? देखिए, कहने का मतलब एक है कि ये हमारा मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है? और इस एरिये में एक जैसे ही जो है पेड़-पौधे लगे हुए हैं और एक जैसे जो है यहाँ के इंसान हैं। तो इनका जो निकाय बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बायोम बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात क करें तो उसमें देखो कहा जा रहा है कि सामान्य रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादपों तथा प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनकी सामान्य विशेषताएँ उस समस्त भूभाग में प्रायः समान होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई एक निश्चित भूभाग है, जैसे हम मान लेते हैं मरुस्थल। अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि यहाँ के जो पेड़-पौधे होंगे, उन सब की बनावट लगभग-लगभग एक जैसी ही होगी, ठीक? क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु उस पर असर डालेगी और वो अपनी जलवायु पर डालेंगे, ठीक है? तो इस नाते अगर वहाँ पे काँटेदार पत्तियाँ हैं, तो लगभग जितने भी वहाँ के पेड़-पौधे होंगे, तो लगभग सब में जो है काँटेदार पत्तियाँ पाई जाएँगी, ठीक है? और उनकी मात्रा अधिक होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो लोग हैं, उनकी लंबाई-चौड़ाई, उनका चेहरा गोरा है तो गोरे, काले हैं तो कारे हैं काले, ठीक है? तो इस प्रकार से जो वहाँ के लोग होंगे या जो वहाँ की वनस्पतियाँ होंगी, उनमें क्या मिलेगी? सिमिलैरिटी मिलेगी, है ना? समानता आपको देखने को मिलेगी। और वो क्या होगा? वो एक निश्चित भूभाग में ही होगा। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर निकाय हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोम कहते हैं, ठीक है? कि मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर जगह जहाँ की वनस्पतियाँ और जो वहाँ के जीव हैं, वो क्या हों? वो एक समानता लिए हुए होते हैं और आपस में अंतरक्रिया के माध्यम से अपना एक निकाय बनाए हुए हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारा बायोम। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सेकंड पॉइंट में मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि सामान्य रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादपों तथा प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनकी सामान्य विशेषताएँ उस समस्त भूभाग में प्रायः समान होती हैं, ठीक है? और बायोम के अंतर्गत प्रायः स्थलीय भाग के समस्त पादप तथा प्राणियों को ही सम्मिलित किया जाता है। देखो ये मोटी-मोटी बात कही जा रही है। क्यों? क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण कर पाना कठिन है। इस नाते अगर कभी बायोम की चर्चा होगी तो वो मोटी-मोटी बात ये है कि उसमें हम स्थलीय बायोम पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो निर्धारण है या जो उसका वर्गीकरण है वो हमने आसानी से कर लिया अभी तक। लेकिन जो हमारा समुद्री बायोम है उसमें अभी तक हम बहुत स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारा जो समुद्र है वो कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन हाँ, उसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स अपने इजाद कर लिए हैं कि हाँ, ये जो है उसका एक पार्ट है, इसका ये पार्ट, ये पार्ट है, ठीक है? तो कुछ पार्टों पे बात हो चुकी है, लेकिन समग्र भाग पे पार्ट पे बात नहीं हो पाई है। तो इस नाते जब भी हम बायोम की बात करेंगे तो वहाँ पे स्थलीय भागों की ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक? चलिए, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हालाँकि इस दिशा में शोधकर्ताओं द्वारा प्रयास किया गया है, यद्यपि बायोम में पेड़-पौधे, जंतु दोनों को सम्मिलित करते हैं, तथापि हरे पेड़-पौधों का ही प्रभुत्व होता है, क्योंकि इनका सकल बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक होता है। भाई देखो,
हमने अभी आपसे यहाँ कहा कि पेड़ पौधे पौधे तथा जंतु। अब ये बताओ, जो हरा पेड़ पौधा होगा वही तो हमको हमारे ऊपर कोई इफेक्ट डाल पाएगा या हम उस पर कोई इफेक्ट डाल पाएंगे? ठीक है, तो इस नाते जो भी हमारा पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी हम हरे पेड़ पौधों को ही शामिल करते हैं। ठीक। और चौथी बात ये है कि भूतल पर वनस्पतियों और प्राणियों के वितरण प्रतिरूपों पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, जब भी हम किसी बायोम की बात करेंगे तो वहाँ पर हम जलवायु को इम्पॉर्टेंट देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जलवायु के अनुसार ही आपके बायोम में क्या होती है, विविधता आती है। ठीक है, अगर कोई बायोम आपका मरुस्थलीय है, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है। अगर कोई बायोम आपका टैगा प्रदेश वाली है या टुंड्रा प्रदेश वाली है, तो वहाँ के पेड़ पौधे वैसे हैं, तो क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु वैसी है। इस नाते जो है जलवायु का बहुत बड़ा असर पड़ता है वहाँ के बायोम पर। ठीक है, जैसे अगर 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 हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात में देखो, एक बात आती है कि इंडिया में आपसे ये कहा गया, क्या कहा गया कि इंडिया में जो हमारा जो हमारा उत्तर का भाग है, जहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, जम्मू कश्मीर की। अब आपने देखा कि वहाँ के लोग बहुत गोरे हैं। तो क्यों गोरे हैं? क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है। साउथ की बात करें तो साउथ के लोग सांवले हैं या काले कह सकते हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है। ठीक है, बात बात आती है बीच की, जो हमारा मध्य भाग उत्तर प्रदेश या जो यहाँ की, यहाँ पे लोग क्या है, ना तो ज़्यादा गोरे हैं और ना तो ज़्यादा काले हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो हमारा जो जलवायु है, इसका जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे बायोम पर पड़ता है। ठीक, तो ये सेंटेंस आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, इस नाते आप इस सेंटेंस को ज़्यादा अहमियत दीजिएगा, है ना। और आगे लिखा गया है कि यही कारण है कि बायोम का निर्धारण मुख्यतः जलवायु प्रकार के अनुसार ही होता है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे जलवायु के प्रकार, तो वहाँ पर आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी कि हम जिस भी बायोम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वहाँ की जो जलवायु है उसका बहुत हद तक असर देखा गया है। उसी प्रकार से वहाँ के पेड़ पौधे होंगे, उसी प्रकार से वहाँ के जीव जंतु होंगे, है ना। और उनका जो निकाय बनेगा वो एक प्रकार का बायोम होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है मोटी मोटी आपको बायोम के बारे में जाननी थी, जो उसके परिचय के अंतर्गत आई हैं। ठीक है, चलिए, अब इसी चीज़ को हम थोड़ा-सा और अपने आगे बढ़ाते हैं, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि जीवोम को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, ठीक है? अगर हमारा जो जीवोम है, तो उसको प्रभावित कौन करता है? तो जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया ना कि उस पर जलवायु का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब जलवायु के साथ-साथ और भी कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनका असर हमारे बायोम पर पड़ता है। तो वैसे कौन-कौन से तत्व हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कर लेते हैं। चलो। तो जो जो सबसे पहली बात है वो यही है कि अतीत से वर्तमान तक बायोम की संरचना एवं विकास की परिस्थितियों के अनेक बार परिवर्तन घटित हो चुका है। परिस्थितियों में अनेक बार परिवर्तन हो चुका है, जिस कारण से अनेक बायोम अस्तित्वहीन हो गए तथा अनेक नवीन बायोम सृजित हो गए। बायोम के अस्तित्व एवं विकास को प्रभावित करने वाली अधोलिखित परिस्थितियाँ हैं, जैसे जो सबसे पहला है वो कह रहा है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से स्पष्ट है कि महाद्वीपों का विस्थापन अतीत से प्रारंभ हुआ और वर्तमान में संचालित भी है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो वेगनर साहब थे, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ा जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स मतलब क्या कहते हैं, जो प्लेट प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है ना, उसी के अनुसार जो हमारा महाद्वीप है वो सारे बने हैं। ठीक है, जो हमारी कई सारी प्लेटें हैं, वो कुछ प्लेटें जब मर्ज होती है तो वहाँ पे हिमालय का मतलब पर्वतों का निर्माण होता है। जब वहाँ से हटती हैं तब वहाँ पे गर्त बनते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि वेगनर साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से यह स्पष्ट कर दिया कि महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो अतीत से होता चला आ रहा है और आज भी संचालित है। ठीक, महाद्वीपों के संचालन से उस समय उस पर विद्यमान जीवों धीरे धीरे नवीन प्रकार के जलवायु में पहुंच जाता है और नवीन पर्यावरण के साथ वनस्पतियां तथा प्राणी समायोजन करते हैं, परंतु इसमें कुछ को सफलता मिल पाती है और कुछ नष्ट हो जाते हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है कि अगर आप अपने परिवेश में अपने आप को ढाल पाएंगे तो आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। जैसे अगर आप ये देखें कि डायनासोर, है ना, आप सबको पता है कि बहुत बड़े थे, है ना। अब चूंकि उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि जो डायनासोर को जीवित रखने के लिए जरूरी थी, तो उसलिए तब वो जिंदा थे। अब आज का जो परिवेश है वो डायनासोरों के लिए क्या है, अनुकूलित नहीं है, तो वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे ये बताया जा रहा है कि जब जब नई नई परिस्थितियां आती हैं
या पर्यावरण में चेंज आता है, तो उस समय अगर कोई जीव या पादप जो भी हैं, अगर वो अपने आप को उसमें अनुकूल कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, तब तो वो अपना जीवित रह पाएँगे और अपने वंश को आगे बढ़ा पाएँगे। नहीं ऐसा कर पाते हैं तो वो समाप्त हो जाएँगे, ठीक है? तो इसका जो सबसे अच्छा असर है वो है वहाँ की जलवायु या वहाँ की जो पर्यावरणीय जो वहाँ के बाकी जो कारक हैं, तो उन सब पे भी ये बातें डिपेंड करती हैं, ठीक है? चलो, देखो दूसरी बात कही जा रही है कि अतीत से वर्तमान तक अनेक बार जलवायु की परिवर्तनकारी घटनाएँ घटित हो चुकी हैं और यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से भी जारी है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव बायोम के अस्तित्व पर पड़ता है ना? आप लोगों को पता होगा कि हिमालय पे ऐसी बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ थीं जो आज भी अपने आप को उसी अस्तित्व में बनाई हुई हैं। लेकिन ऐसे कई सारे वृक्ष थे जो अभी समाप्त हो चुके हैं या वहाँ पर रहने वाले कुछ ऐसे भी ज जीव थे जो समाप्त हो चुके हैं और जो नए जीव हैं वो भी वहाँ पर अपने आप को बना कर के चल रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ बातें आपको एग्जाम्पल के तौर पर जानना चाहिए। चलो, जो तीसरी बात वो कह रहा है कि अन्य प्राकृतिक घटनाएँ मतलब बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएँ जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सागर तल का उत्थान, भूस्खलन तथा पर्वत निर्माण आदि जीवों के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। अब देखो भाई, अगर आपका जीवों प्रभावित हुआ, ठीक है? तो वो अब क्यों होगा? क्योंकि वहाँ की जो पर्यावरणीय स्थितियाँ हैं, उनमें बदलाव आया। तो अगर उनमें बदलाव आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके जीवों में भी आपका बदलाव आएगा, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। अच्छा, अब इसके आगे हम अगर चर्चा करें, तो वो है हमारा जीवों के सामान्य लक्षण। अब हम ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी परिस्थितियाँ हैं, जिनके आधार पर आप क्लेरिफ़ाई कर पाओगे कि हाँ, अगर ऐसी स्थितियाँ दिखती हैं, तो आप कह पाओगे कि हाँ, वो जो है आपका क्या है, जीवोम हैं, ठीक है? चलिए। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं जीवों के सामान्य लक्षण, है ना? देखो इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं। जो पहली बात ये है कि पौधों तथा प्राणियों का जो सामूहिक समुच्चय ही जीवों होता है। ये बात अभी आपको आपसे ऊपर भी बताई गई हैं कि जो हमारे पौधे हैं या जो हमारे पादप हैं, वो और जो हमारे प्राणी जगत हैं, वो दोनों को आज हम जब मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा बायोम बनता है, ठीक? जिसमें कतिपय सामान्य लक्षण सृजित हो जाते हैं, जिससे एक जीवोम इकाई दूसरे जीवोम इकाई से भिन्न होती है। यहाँ पे देखिए, हमारा जो एक जीवोम है वो दूसरे जीवोम से क्या होगा? भिन्न होगा। अगर ये ए है तो यहाँ पर बी होगा। प्रत्येक बायोम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षण विद्यमान होते हैं। जैसे पहला कह रहा है कि प्रत्येक जीवोम या बायोम में पौधे तथा प्राणी साथ-साथ सामंजस्यपूर्ण अवस्था में रहते हैं। ये परस्पर अवलंबित होते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई निकाय है, ठीक है? उसमें जो हमारा पेड़-पौधा है वो और जो हम लोग हैं मतलब जो जीव-जंतु हैं, वो दोनों एक-दूसरे के साथ अपने अंतर संबंधित तौर पर जुड़े रहते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये कह रहा है कि बायोम में पौधे तथा प्राणियों के अंतर संबंध विद्यमान होता है, जिनके मध्य प्रतिक्रिया निरंतर सक्रिय रहती है, ठीक है? मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एक दूसरे को इफ़ेक्ट करेगा तो दूसरा भी पहले को इफ़ेक्ट करेगा और ये दोनों बातें साथ-साथ चलती रहती हैं और जब ये बातें रुक जाएँगी तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई जीवों है तो उसकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि उसके अंतर्गत जितने भी पेड़-पौधे हैं या जो जीव-जंतु हैं, वो क्या है, वो एक-दूसरे से अंतर संबंधित हों या रहें, ठीक है? अदरवाइज़ वो तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो वही बात कही जा रही है कि उनके मध्य जो अंतर संबंध बना रहता है और वो जो है जिनके मध्य प्रतिक्रिया निरंतर सक्रिय रहती है। और तीसरी बात ये है कि बायोम विशेष में साम्यता परिलक्षित होती है, ठीक है? जिससे एक बायोम इकाई का सृजन होता है। और चौथी बात ये कही जा रही है कि 2 बायोम के मध्य एक संक्रमण प्रदेश भी होता है। अब देखो, जैसे अभी हम आपको कल एक बात बता रहे थे संक्रमिका, तो वही की बात वही बात आज आपसे यहाँ कही जा रही है कि जो 2 बायोम हैं, उन दोनों बायोम के मध्य एक संक्रमण प्रदेश होता है, जिसमें दोनों के लक्षण थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने जाना होगा एक होता है ना, जैसे मान लो ये हमारी, ठीक है? ये हमारा जो है आपका देखो, ये जो हमारा जल है, ठीक है? यहाँ देखो जल है और ये जो आपका है पार्ट, ये आपका क्या है? पर्वत है मान लेते हैं, पठार है, ठीक है? अब या ज़मीन ही मान लेते हैं। अब ये जो आपका पार्ट हुआ, इसको थोड़ा-सा हम कलर कर दें आपकी किससे? ब्राउन कलर से, है ना? ये जो आपका पार्ट है, ठीक है? ये आपका क्या है? ब्राउन वाला पार्ट है ना? ये आपका पर्वत हो गया और जो आपका ये नीला वाला पार्ट है, जो पानी है, पानी कैसा होता है भाई? ब्लू है पानी, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते होंगे, चलिए।
तो ये जो ब्लू ब्लू वाला पार्ट है ये क्या आपका पानी है। तो अब देखिए ये जो आपका एक बायोम है जल वाला बायोम, ठीक है, और एक जो बायोम है वो आपका कौन सा बायोम है, आपका जो स्थल वाला बायोम है, ठीक। तो ये दो प्रकार के आपके बायोम हो गए, लेकिन ये जो एक पार्ट है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये जो पार्ट है जहाँ पर आपकी जो जल है और जो आपका ये जमीन वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पाए जाते होंगे, और उन पेड़ों की जो खासियत है वो अलग प्रकार की ही होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो आधा हिस्सा है वो ज़मीन में होता है और आधा हिस्सा कहाँ होता है, पानी में होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैंग्रोव के वन बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रजाति भी पाई जाती है। जैसे आप सब जानते हो कि मेढक वगैरह कहाँ पाए जाएंगे, ऐसी जगहों पे पाए जाएंगे जहाँ पर पानी भी रहता हो और जहाँ पर आपका स्थल भी रहता हो, ठीक है। कछुआ आपका हो गया, ताकि वो पानी में भी रह सके और जो आपका स्थल पर भी रह सके। तो ये जो आपकी बात है इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्रमिका या संक्रमण प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें जो हुई। नेक्स्ट जो बात है, पांचवी बात, उसको भी जान लेते हैं कि वनस्पतियाँ किसी बायोम के प्रधान लक्षणों को अभिव्यक्त करती हैं। वनस्पतियों में भिन्नता पर्यावरणीय भिन्नताओं के कारण उद्घाटित होती हैं, आप सबको पता है, जिससे अलग अलग बायोम इकाई का सृजन होता है और प्रत्येक इकाई में साम्यता रहती है, ठीक। तो ये कुछ बातें जो आपके लक्षण की हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि कितने प्रकार के बायोम हमारे होते हैं, है ना, मतलब बायोम के प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बायोम के प्रकार के बारे में कुछ बातें हैं, तभी सबसे पहले ये बात कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। कि बायोम में उद्भव, विकास, सृजन आदि में जलवायु, भू आकृतिक बनावट आदि का प्रभाव पड़ता है, जैसा कि अभी आप ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। भूतल पर इन कारकों में भिन्नता पाई जाती है, जिस कारण वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का विकास भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ है। समान जलवायु की परिस्थितियों में समान वनस्पति एवं जीव जंतु समुदाय का विकास हुआ है, जो अन्य जलवायु की परिस्थितियों वाले समुदाय से पूर्णतः भिन्न है, ठीक है, जिनके आधार पर बायोम के प्रकार का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब आप ये लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक टेबल बना है, और उस टेबल में जो है आपको बायोम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत स्पष्ट देख भी पा रहे होंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बायोम के प्रकारों की बात करें तो मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जो पहला है उसका नाम क्या है, स्थलीय बायोम, और जो दूसरा है वो क्या है, जलीय बायोम। अब अगर हम इसके भी सब डिवीजन की बात करें, ठीक है, कि अगर ये किसी का पार्ट है तो इसके भी कुछ सारे पार्ट हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। जो हमारा स्थलीय बायोम है उसके अंतर्गत कौन कौन से बायोम आते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है वनीय बायोम, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन है, तो वन का जो एक अपना एक कल्चर होगा, जो एक अपना निकाय होगा, वो क्या होगा, वनीय बायोम होगा। सेकंड आपका घास बायोम, घास का मतलब क्या है, एक लंबा सा एरिया जहाँ पे केवल और केवल घास है। अब चूंकि घास ही नहीं होंगे, अब वहाँ पर घास अगर हैं तो घास के साथ साथ आपके कुछ छोटे मोटे जीव जंतु भी वहाँ पर होंगे, समझ रहे हैं। तो घास मतलब पादप, और साथ में जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं। तो अब इन दोनों का जो एक जो कॉम्बो बना, जो कॉम्बिनेशन बना, उसको हम क्या बोलेंगे, उनका घास का बायोम बोल देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं टुंड्रा बायोम, ठीक है। चौथा जो हमारा मरुस्थलीय बायोम, अब देखो जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे और वहाँ के लोग, वहाँ के जंतु, जैसे कि ऊँट। अगर देखो, अब देखो ऊँट क्या है, ऊँट अपने उस बायोम में रहने के लिए अनुकूलित है, इसलिए वो वहाँ पे आसानी से रह पा रहा है, लेकिन वो हमारे यहाँ आसानी से नहीं रह पाएगा। बात समझ रहे हैं। तो वहाँ की जो बनावट है वो अलग होगी, मतलब एक बायोम में एक ही प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाएंगे, और यही बात हम आपको ऊपर से बताते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो चार बायोम आपको दिखे, एक स्थलीय बायोम है। अब स्थलीय में चार बायोम कौन कौन से, वनीय, घास, टुंड्रा और मरुस्थल। अब हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं जो वनीय बायोम है इसका कुछ सब डिवीजन और किया गया है। जैसे अगर वन ही है तो कहाँ कहाँ पे बन पाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, कि पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कितने प्रकार के बायोम होते हैं या पाए जा सकते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी वो चार्ट यहाँ पर बनाया गया है। तो आप देखते हैं जो हमारा वनीय बायोम है, इसमें जो सबसे पहला वो क्या है, विषुवत रेखीय वन बायोम। सेकंड क्या है, मानसूनी वन बायोम। तीसरा क्या है, रोम सागरीय वन बायोम। और जो चौथा है वो हमारा टैगा या कोणधारी वन बायोम, ठीक। अच्छा, ये तो बात होगी आपके स्थलीय बायोम की। हम जब बात करते हैं सेकंड अपनी, तो जो सेकंड हमारा वो है जलीय बायोम, है ना।
जलीय बायोम में क्या बातें हैं भाई, इसको जान लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा ना कि जलीय बायोम। अब अगर हम इसका डिवीजन करें तो यहाँ पे हमको 3 पार्ट मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में क्या कह रहा है, सागरीय बायोम, है ना। दूसरा क्या है, संक्रमणकालीन बायोम, ठीक। और जो तीसरा है वो हमारा लवणीय या स्वच्छ जल का बायोम, ठीक। अच्छा, सागरी में क्या बातें हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखो भाई, सागरी में कहा कह रहा कि अब इसकी भी 4 उप डिवीजन हैं, ठीक है। पहला क्या है, खुला समुद्र। दूसरा है प्रवाल भित्तियां। तीसरा है तटरेखा। और चौथा है बैरियर द्वीप्स, ठीक। जब हम बात करेंगे संक्रमणकालीन बायोम की, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, आर्द्र भूमि। दूसरा देखेंगे कच्छ का मैदान या फिर मैग्रो वाला जो क्षेत्र होता है वो। और जो तीसरा पार्ट है वो है क्या, ज्वारनद मुख, है ना, जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, जहाँ पर जो स्थल से जब समुद्र का जो मिलन होता है वो जो पार्ट आपका होता है, ठीक। वो हो गया। नेक्स्ट आपका है जो लवणीय स्वच्छ जल का बायोम। इसमें क्या है, देखो इसमें भी आपके 2 पार्ट हैं। पहला है स्थिर जल, मतलब जो पानी आपका रुका हुआ है, जैसे तालाब या फिर झील हो गया। जो सेकंड आपका है वो है बहता जल, मतलब नदियाँ हो गई, है ना। और नदियों के बाद क्या है, झरने हो गए। तो ये जो आपके हैं ये अलवड़ी या स्वच्छ जल के बायोम हो गए। तो अब आपने देखा ना कि इतने सारे डिविजन्स हैं बायोम के अंतर्गत। तो अब एक बार हम इसको फिर से आपका रिवाइज करवा दे रहे हैं। जो बायोम के प्रकार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला कौन सा हुआ आपका, स्थलीय बायोम। और उसका सेकंड कौन सा हुआ, वो आपका है जलीय बायोम। अब स्थलीय बायोम में भी आपके 4 डिवीजन। पहले आपका कौन आएगा, वनीय, मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन का एक बायोम होगा। दूसरा आपका घास का है। तीसरा आपका टुंड्रा प्रदेश है। और चौथा आपका मरुस्थल है। इसमें भी अगर हम वन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ वन की बात करें, तो वहाँ पर एक अलग से डिवीजन होगा। उसके 4 डिवीजन है। कौन कौन से डिवीजन है, पहला है आपका विश्वतीय जो है वन बायोम। सेकंड आपका मानसूनी। तीसरा आपका रूम सागरी। और चौथा आपका टैगा या कोणधारी। हम जब सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं आपका जलीय बायोम। अब इसमें देखो 3 पार्ट हैं, सागरीय बायोम, संक्रमणकालीन और अलवणीय या स्वच्छ जल, ठीक। अब देखो जो पहला वाला डिवीजन है सागरीय बायोम, इसमें भी आपके 4 पार्ट है, खुला समुद्र, प्रवाल भित्तीय, तटरेखा और बैरियर द्वीप। सेकंड जो आपका वो है संक्रमणकालीन बायोम। इसके जो पार्ट है वो है आर्द्रभूमि, कच्छ, मैग्रो अथवा ज्वारनद मुख। और जो थर्ड हमारा है वो अलवणीय या स्वच्छ जल बायोम है। इसमें क्या है, जो पहला वाला है स्थिर जल और बहता हुआ जल। तो इस प्रकार से जो इसके मेजर डिविजन्स हो सकते थे अभी तक, जो वैज्ञानिकों ने इजाद किए थे, वो सारे के सारे डिविजन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल गए होंगे, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ से सवाल आपके बनाए जाते हैं कि इस बायोम में कौन-कौन से पक्ष, इसके सब डिवीज़न शामिल हैं, कौन-कौन से नहीं शामिल हैं, ठीक है? तो उसको आप लोग इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे विश्व के प्रमुख बायोम हैं, अभी जो हमने ऊपर बात बताई आपको चार्ट में, वही बात देखो हमने यहाँ पर दोबारा से लिख दिया है कि स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। अब स्थलीय में भी वनीय, घास प्रदेश और टुंड्रा और आपका मरुस्थल, ये 4 आपके हो गए। जो सेकंड आपका जलीय है उसमें जो आपका जो सागरीय, संक्रमणकालीन और अलवणीय स्वच्छ जल, ठीक ठीक है। चलिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रमुख बायोमों का जो संक्षिप्त विवरण है वो मैं आपको यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको भी हमने बहुत ही बाय सीक्वेंस लिख दिया कि जो सबसे ऊपर क्या होता है, टुंड्रा प्रदेश होते हैं, आप सबको पता है। अगर हम अपने भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो जो सबसे ऊपर का भाग हमारी पृथ्वी का है वो क्या है, टुंड्रा प्रदेश है ना। उसके बाद टैगा प्रदेश है, ठीक है, फिर पर्णपाती वन है ना। उसके बाद मरुस्थल है, फिर घास का मैदान है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के जो है आपके एक चार्ट आपको बन जाता है। अब जो सबसे पहला इसका जो डिवीज़न है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना? तो सबसे पहला डिवीज़न आपका है टुंड्रा प्रदेश, है ना? अब टुंड्रा जो बायोम हमारा है, इस ये अब देखो यहाँ पे हमने जो पहला लिख दिया ना बायोम का नाम, तो बायोम का नाम क्या है? टुंड्रा बायोम। अब टुंड्रा बायोम है, अब इसकी स्थिति क्या है? कहाँ पर ये पाया जाता है? वो हमने लिख दिया स्थान। यहाँ पर कौन-सी जलवायु मिलती है? वो बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी होती है? यहाँ पर किस प्रकार के पादप होते हैं? किस प्रकार के प्राणी होते हैं? और यहाँ की स्पेशल ख़ासियत क्या है? यहाँ की विशेषता क्या है? तो जब हम इतने सारे पॉइंट एक साथ मर्ज करते हैं तब हमारा जो है एक बायोम की बातें कंप्लीट होती हैं, ठीक? चलिए, तो जो पहला बायोम हमारा है वो है क्या? टुंड्रा बायोम। अब देखते हैं इसकी स्थिति क्या है? ये है उच्च उत्तरी अक्षांश, मतलब क्या है? पृथ्वी का जो आपका नॉर्थ पोल है ना, साउथ पोल, वहाँ की बात हो रही है, ठीक? चलिए, अब यहाँ का की जो जलवायु है वो कैसी होगी भाई? बहुत ठंडी होगी, ठीक। कठोर लंबी शीत ऋतुएं होंगी, आप सबको पता है। छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु होगी, है ना। जो वहाँ की ग्रीष्म ऋतु होती है वो क्या है, बहुत छोटी होती है, बहुत कम दिनों की होती है। और तीसरी बात जो है वो एक वर्ष में लगभग 25 सेंटीमीटर
वर्षा भी होती है, ठीक है? तो आपने देखा कि यहाँ पे गर्मी और सर्दी का मौसम भी है और साथ में बरसात भी है, तो कितनी बरसात है, ठीक है? तो हमने वहाँ की जलवायु के बारे में अध्ययन कर लिया, ठीक? दूसरी बात करें, तीसरी बात तो हम पाते हैं मृदा। वहाँ की मृदा कैसी है? पोषण स्तर कम होता है, कुछ इंच नीचे परमाफ्रॉस्ट स्तर का पाया जाना। इसका मतलब क्या होता है? जमी हुई ज़मीन, ठीक है? जी। हाँ जी, तो आपने देखा यहाँ की मृदा के बारे में, ठीक है? जो यहाँ पे एक पार्ट लिखा ना कि परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या? अस्थायी रूप से जमी हुई ज़मीन को हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ज़मीन अस्थायी रूप से, है ना? अस्थायी रूप से जमी हुई चट्टान या ज़मीन, है ना? जमी हुई चट्टान या फिर ज़मीन, ठीक है? ये यहाँ की खासियत है, ठीक? अब यहाँ पे देखते हैं हम कि पादप कौन से पाए जाएँगे। यहाँ पर घास पाया जाएगा, जंगली फूल पाए जाएँगे, मास्क मतलब एक पौधा होता है और जो छोटे शाक-पौधे पाए जाएँगे, ठीक? अब हम बात करते हैं यहाँ के प्राणी कौन-कौन से पाए जाएँगे, है ना? रेंडियर है, मस्क है, ऑक्सन है, प्रवासी कैरिबू है, आर्कटिक लोमड़ी है, उल्लू है, हॉक है और रोडेंट्स है और ध्रुवीय भालू है, ठीक है? तो ये यहाँ के प्राणी हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात आप समझने की वाली है कि अगर ये टुंड्रा प्रदेश है, तो यहाँ पर जिस प्रकार के पादप और जिस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, तो वो यहीं पाए जाएँगे, किसी और क्षेत्र में नहीं पाए जाएँगे। वो अलग बात है कि वो वहाँ से उठा करके वहाँ स्थानांतरित कर दिए गए हों, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए, तो ये जो आपने देखा ना कि रेंडियर है ना, ये जो एक जानवर होता है, तो अगर रेंडियर कहीं पाया जाएगा या उसके लिए कोई अनुकूलित जगह होगी, तो वो आपका यही होगा, टुंड्रा प्रदेश होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके लिए जो अनुकूल वातावरण है, वो आपको यहीं मिलेगा। तो यही बात मैं आपको ऊपर से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो बायोम हमारा है, वो एक निश्चित पर्टिकुलर जगह की बात है और उस जगह में जो भी आपके पौधे होंगे या जो जीव-जंतु होंगे, वो क्या होंगे? एक विशेष आकृति में या विशेष बनावट में होंगे, ठीक है? और वो जो है दूसरे बायोम से अलग होगा, ठीक है? चलिए, अब अगर इसकी हम विशेषता की कुछ बात कर लें, तो उसमें कहा जा रहा है कि सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है। ये बात देखो नोटिस करने वाली है कि जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये पॉइंट आपका जो है पूछा जाएगा, ठीक है? कि जो हमारा टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ पर सबसे कम जैव विविधता पाया जाएगा, ठीक है? और जो दूसरा कि जैव भार, ये भी सबसे कम सॉरी सबसे कम जैव विविधता और सबसे कम जैव भार वाला ये बायोम होता है, कौन-सा? टुंड्रा वाला, ठीक है? जैव भार क्या होता है, जैव जैव और जैव विविधता क्या होती है? जब ये चीज़ का चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे हम इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए आप लोग ये सिर्फ़ इतना जान लीजिए कि जो टुंड्रा प्रदेश है, उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो यही है कि सबसे कम जैव विविधता और सबसे कम जैव भार यहाँ की विशेषता है, ठीक? दूसरी बात, यहाँ पर उभयचर व सरीसृप नहीं पाए जाते। अब देखो भाई, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया कि यहाँ पर जो उभयचर जीव-जंतु हैं, जैसे मेढक वगैरह, ये यहाँ पर नहीं पाए जाएँगे। जो सरीसृप मतलब जो साँप वगैरह हैं, वो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक? तथा अनेक जंतु शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी टुंड्रा को सामान्यतः आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। ध्यान से इसको एक बार नोट कर लीजिएगा कि उत्तरी टुंड्रा को सामान्यतः आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा एक बायोम है जिसका नाम है टुंड्रा और इस टुंड्रा बायोम की जो जो स्थिति है वो यहाँ पर लिखी गई है और इसमें देखो ये सारी आपके जलवायु की बातें बता दी गई। साथ में आपको ये भी बताया गया कि यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और साथ में यहाँ पे पादप किस प्रकार के कौन-कौन से पौधे पाए जाते हैं। साथ में यहाँ के प्राणी कौन-कौन से हैं और जो यहाँ की विशेष अगर कोई बात है, कोई विशेषता तो वो भी बात हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक? तो इस प्रकार से आपका जो टुंड्रा का बायोम है वो आपका इस तरह से होगा, ठीक? चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा बायोम है उसका नाम है टैगा बायोम, ठीक? टैगा बायोम ये कहाँ पाया था? मध्य से उच्च अक्षांश, ठीक है? ये देखो हमारी पृथ्वी है, ये हमारा मध्य पार्ट है, ये हमारी 2 रेखाएँ हैं, मकर और कर्क, उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है? तो इसकी तो ये एक मध्य से ऊपर वाले पार्ट में कह रहा है, तो यहाँ कुछ हो की संभावना बन रही है, ठीक है? तो यहाँ की बात है, मध्य से उच्च अक्षांशों में। यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होगी? अत्यधिक ठंडी होगी, शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु पाई जाएगी, गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी और जो यहाँ पर वर्षा होगी वो 50 सेंटीमीटर तक होगी, ठीक? मृदा की बात करें तो अम्लीय खनिज पदार्थ की कमी होगी, ठीक है? मृदा और यहाँ के जो पादप होंगे वो क्या होंगे? ज़्यादातर स्प्रूस, फर और दूसरे सदाबहार वृक्ष पाए जाएँगे। तीसरी बात क्या है? रोडेंट्स, लिंक्स
कैरीबू, भालू, भेड़िया और स्नेऊ हेयर, ये यहाँ के क्या हैं, जीव जंतु हैं। अगर कोई विशेषता तो वो यहाँ पे लिखी गई, यहाँ वनों को उत्तरी कास्ट या उत्तरी शंकु वन भी कहते हैं। यह टुंड्रा के दक्षिणी गोलार्ध के कुछ भागों जैसे कि न्यूजीलैंड में भी मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको होगी टैगा की। अब हम बात कर लेते हैं पर्णपाती वन बायोम की, है ना। ये कहाँ पाया जाता है, ये मध्य अक्षांश पे पाया जाता है। मध्य अक्षांश का मतलब क्या, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है भूमध्य रेखा वाला, है ना, यहाँ के आसपास की बात है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होगी, सापेक्षिक रूप से सौम्य ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शीत ऋतु, और एक वर्ष में 76 से लेकर के 127 सेंटीमीटर वर्षा वाली बात होगी। ठीक, दूसरी बात, यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी होगी, पोषक तत्व युक्त मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे होंगे, कठोर लकड़ी पाई जाएगी, जैसे आक हो गया, बी चेंज हो गया, है ना, हिकोरिज हो गया और मैपल्स हो गए। तो इस प्रकार के जो यहाँ पेड़ पौधे पाए जाएंगे। जंतु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो भेड़िया मिलेगा, हिरण मिलेगा, भालू मिलेगा एवं छोटे स्तनधारियों की कई प्रजातियां मिलेंगी, है ना, पक्षी मिलेंगे, उभयचर, सांप और कीड़े मकोड़े। ठीक, यहाँ की अगर विशेषता हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, आप सब जानते होंगे। दूसरी बात यह है कि जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तर एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में, तो वहीं दूसरी ओर शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता जो आपकी पर्णपाती वनों से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है मरुस्थल। ये क्या होता है भाई, ये कहाँ पाया जाता है, ये मध्य अक्षांश में पाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, सामान्यतः अत्यधिक गर्म दिन होंगे, ठंडी रातें होंगी और जो वर्षा होगी वो एक वर्ष में 10 इंच से कम होगी। ठीक, बात कर लेते हैं यहाँ की जो मृदा है वो है पादप एवं अपघटक की कमी होगी यहाँ की मृदा में, लेकिन खनिज में समृद्ध होंगे। ठीक, और जो वनस्पतियाँ हैं वो हैं वनस्पति जात बहुत कम होंगे, छिछले कम आयु के होते हैं। इसमें सोलेनम, सुराटेंस, टेंगटाई, गुच्छेदार घास, झाड़ियाँ, खजूर, कीकर आदि पादप मिलते हैं, है ना। और अगर हम बात करें आपके जीव जंतुओं की, तब वहाँ पर आपके यहाँ सांप, छिपकली, कीड़े मकोड़े, है ना, छोटे पक्षी, अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल, ऊँट, है ना, गजेल्स, एंटीलोप, छोटी लोमड़ी सांप और छिपकली आदि। और जो यहाँ की विशेषता वो है कि मरुस्थल ताप के अनुसार ठंड, गोभी अथवा गर्म सहारा मरुस्थल होते हैं। गर्म मरुस्थल में रेत के टीले, गर्म रेतीली आंधियाँ आदि मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। नेक्स्ट आपका है घास का मरुस्थल। ये कहाँ पाए जाएंगे, ये मध्य अक्षांश महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ की जलवायु शीत ऋतु में ठंडे होंगे, ग्रीष्म ऋतु में गर्म होंगे, और जो वर्षा होगी वो एक वर्ष में 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मिट्टी की बात करें तो उच्च पोषक तत्व युक्त ऊपरी मृदा। घास की बात मतलब जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं उसमें ज़्यादातर घास एवं छोटे शाक पौधे, है ना, कुछ पेड़ जल स्रोतों के नज़दीक पाए जाएंगे। ठीक, जीव जंतुओं की अगर बात करें तो अमेरिकी घास के मैदान में प्रेरी कुत्ते, लोमड़ी, छोटे स्तनधारी, सांप, कीड़े, कई प्रकार के पक्षी, और अफ्रीका के घास के मैदान में हाथी, शेर, जेब्रा और जिराफ आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो यहाँ की विशेषता वो है कि जल अभाव में यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो छितरे हुए हैं, तथा आग लगने की बारंबारता भी उच्च है, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर बार आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे सीमित मात्रा में उगे हुए वृक्ष जल करके पुनः समाप्त हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें आपकी घास स्थल की रही। और जो लास्ट आज की क्लास का है वो है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक, ये कहाँ पे है, ये देखो विषुवत रेखा के नज़दीक की बात है। जो हमारा ये पृथ्वी है तो ये जो इसके बीच की भाग है विषुवत रेखा, वहाँ का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए भाई, और इसमें देख लेते हैं यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, पूरे वर्ष गर्मी और एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। पोषक तत्वों की यहाँ पे कमी होती है मृदा में। यहाँ के जो पादप हैं वो क्या है, जैवमंडल का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश होता है। आर्कटिक फर्न एवं पेड़ों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये बात आपको जानने वाली है कि जो जैव विविधता का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश है कौन सा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और सबसे कम वाला कौन सा है, टुंड्रा। ठीक है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा, इसको यहीं पर लिख लीजिए IMP, है ना, कि जैवमंडल की सबसे बड़ी
की का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश है। कौन? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, है ना? चलिए, नेक्स्ट आपका कि किसी और जगह की अपेक्षा कीड़ों, सरीसृप एवं उभयचर प्रजातियों की क्या है, बहुलता पाई जाती है। बंदर, दूसरे छोटे एवं बड़े स्तनधारी, कुछ जगहों पर हाथी एवं सभी प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी, है ना? और जो यहाँ की विशेषता वो यही है कि यहाँ वनस्पति में स्तरीकरण मिलता है। इन वनों में पत्तों के झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग-अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर क्या होते हैं, हरे-भरे दिखाई देते हैं। ठीक है? मतलब यहाँ के जो पेड़-पौधे हैं वो अपने खास मौसम में ही अपने फल आते हैं, फूल आते हैं। ठीक है? ताकि क्या होता है कि जो साल भर जो है कोई ना कोई पेड़ पौधा अपना क्या कहते हैं, अपनी खुशबू, अपना रंग बिखेरता रहता है ना? तो ये कुछ बातें जो हैं आपकी, जो प्रमुख आपके जो बायोम्स रहे उनकी बात रही, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। तो ठीक है फिर दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।